धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के पिनहाट तिराहे पर सोमवार की रात को बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस के गश्ती दल पर फायरिंग करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बजरी माफियाओं की फायरिंग में पुलिस का जवान घायल हो गया था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश में करीब 1 दर्जन पुलिस थानों की टीम का गठन कर इलाके में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा पुलिस थाने का गश्ती दल सोमवार रात्रि को कस्बे में गश्त कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बजरी माफिया राजाखेड़ा कस्बे के पिनाहट तिराहे पर अवैध चंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस का गश्ती दल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने बजरी माफियाओं को रोकने का प्रयास किया तो बजरी माफियाओं को एस्कॉर्ट कर साथ चल रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोली पुलिस की गाड़ी के शीशे को चीरती हुई पुलिस जवान राम सहाय को लग गई। जवान को गोली लगने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घायल पुलिस के जवान को राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल से उत्तर प्रदेश के नजदीकी शहर आगरा रेफर कर दिया। पुलिस के इकबाल पर हमला होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा हरकत में आ गए। जिले के राजाखेड़ा, मनिया, दिहोली समेत 1 दर्जन पुलिस थानों की टीम का स्पेशल गठन किया गया। बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकाबंदी पॉइंट लगाए गए। इस दौरान पुलिस और बजरी माफियाओं की मुठभेड़ हो गई। बजरी माफियाओं ने फिर से पुलिस को टारगेट कर फायरिंग कर दी। डिफेंस में पुलिस ने भी बजरी माफियाओं पर गोली दाग दी। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश 21 वर्षीय सचिन पुत्र बनवारी लाल ठाकुर निवासी नदौरा, 22 वर्षीय अजय पुत्र आसाराम निवासी श्रीपाल की खड़ी और 21 वर्षीय विशाल पुत्र रामवीर निवासी कटरा का पूरा घायल हुआ है। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है। जिला अस्पताल इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने बताया, तीनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। राम सहाय की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए आगरा भेजा गया है। राजाखेड़ा थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि आगरा के निजी अस्पताल में कांस्टेबल का उपचार किया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 बजरी माफिया घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है। घटना की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। 1 जनवरी को रात को 9 बजे के आसपास कांस्टेबल राम सहाय पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे कांस्टेबल राम सहाय को इलाज हेतु आगरा रेफर किया गया। साथ ही जानकारी मिलते ही मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया व यूपी पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया। साथ ही साथ जितने भी रेता माफिया और जो इस घटना में लिप्त लोगों के घरों पे ठिकानों पे दबिश दी गई। इसी संदर्भ में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जो अक्यूज थे उनके गोली लगी और उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ घटना में प्रयोग हथियार, 2 बाइक व ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। कांस्टेबल राम साहब बिल्कुल सेफ है। वह जो भी इस तरह से पुलिस पे या ऑन ड्यूटी ऑफिशियल्स पे हमला करेगा, उस पर पुलिस हमेशा सख्ताई से कार्रवाई करेगी। जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में 3 पेशेंटों को लेकर आया गया है, जिनके पैर में गोली लगी है। हिस्ट्री में बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में इनके पैरों में गोली लगी है। तीनों के पैर में गोली लगी हुई है। क्या स्थिति है फिलहाल? अभी उनकी स्थिति अभी तो स्थिर है, बाकी उनका इलाज अभी जारी है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने पत्नी की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने 12 जनवरी की रात को अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या की थी और स्वयं के बच्चे को चाकू मारकर घायल किया था। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद उसे जला दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मृतका के शव को जलती हुई चिता से निकाला था। मनिया थाना एसएचओ रामनरेश मीना ने बताया कि 12 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कासगंज गांव में एक महिला को मारकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को जलती हुई चिता से निकलवाया और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। उन्होंने बताया कि मृतका के पीहर पक्ष राम अख्तियार गुर्जर के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि देवेंद्र उर्फ देवुपुत्र एहदल सिंह उर्फ साधु गुर्जर निवासी गांव कासगंज ने अपनी
पत्नी मंतेश उर्फ ममतेश की हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो पति देवेंद्र द्वारा ही अपनी पत्नी मंतेश की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के तथ्य सामने आए और अपने बच्चे को भी चाकू से घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हिनौता मोड़ से आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड लिया है। दिनांक 12 जनवरी 2025 को पुलिस थाना मनिया पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कासगंज में एक महिला को मार दिया गया है और उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सूचना पर तत्कालीन थानाधिकारी के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर के और डेड बॉडी को जलती हुई चिता से निकाला गया। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर विधिक कार्रवाई करवाई गई और जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका के पियर पक्ष की तरफ से श्री राम हत्या गुजर के द्वारा हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसमें आरोप था कि उसके पति और अन्य लोगों ने उसको मारा है। इसके संबंध में कल हमने उसके पति देवेंद्र उर्फ देव को हमने गिरफ्तार किया है और उसका न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस कस्टडी प्राप्त की है, जिससे अभी अनुसंधान जारी है। बाड़ी उपखंड के सीनियर एडवोकेट रामनिवास मित्तल पर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में धौलपुर और राजाखेड़ा अभिभाषक संघ का न्यायिक कार्य बहिष्कार मंगलवार को भी जारी रहा। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल के नेतृत्व में कोर्ट परिसर में आक्रोश रैली निकाली गई और प्रदेश की सभी अदालतों में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। वार अध्यक्ष प्रशांत होंडावाल ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। सीनियर एडवोकेट रामनिवास मित्तल पर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा और अन्य कोर्टों में कार्य बहिष्कार जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के भुराबली गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई, फिर फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बंदूक लेकर खेत में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही परिवार के सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष के लोगों ने किसी को अपनी जमीन बेच दी और दूसरे पक्ष के लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको लेकर विवाद हो गया और एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्ष की ओर से मामला दर्ज कर लिया है। जिस पक्ष ने फायरिंग की थी उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और बंदूक से फायरिंग की गई है वह अवैध है या वैध, इसकी भी जाँच कर रही है। इस घटना में एक पक्ष के युवक को गोली लगी, वह गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बंदूक चलाता हुआ दिख रहा है। घटना में गोली लगने से धीरू शिकरवार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार भुराबली गांव के सोनू शिकरवार पुत्र बजरंग सिंह शिकरवार और धीरू शिकरवार पुत्र मेहताब सिंह शिकरवार के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सोमवार विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसमें बहसबाजी के बाद लाठियां चलने लगी। घटना के बाद भुराबली गांव में तनाव का माहौल है। मामले को लेकर कैलारस थाना पुलिस जांच में जुटी है। ये कैलारस की घटना है और कैलारस थाने में वहाँ के भुरावली गांव में रहने वाले दो भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा हुआ था। एक भाई ने जमीन बेच दी थी एक पार्टी को, तो जब वो कब्जा लेने के लिए आई तो पुलू का जो पहला भाई था उसके द्वारा वहाँ पर फायरिंग की गई, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दूसरे पक्ष से भी मारापीट की गई, दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम किया गया। एक पक्ष से फायर करने के लिए और दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट का आरोप है, दोनों में पंजीबद्ध कर दिया। सर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या सोचते हैं? आरोपी गिरफ्तारी के टीम रवाना हो चुके हैं और आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो नोटिस से बने नोटिस दे दिया जाएगा। सर फायर की गई है वो अवैध इस संबंध में ही जानकारी के लिए कल उनको बुलाया जाएगा और ना आने की दशा में उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस इलाके में कड़ाके की सर्दी में शुगर मिल को फिर से चालू कराने और शुगर मिल की जमीन की नीलामी रोकने के लिए 18 जनवरी से शुरू हुआ सत्याग्रह तीसरा दिन भी जारी रहा। सर्वदलीय धरना प्रदर्शनों किसानों के साथ कांग्रेस के नेता भी
दिन रात धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय और पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार भी धरना स्थल पर सभी दलों के नेताओं के साथ हजारों किसान धरना स्थल पर बैठे हैं। वहीं किसानों ने भोजन व्यवस्था भी कर रखी है। पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार का कहना है कि लंबे समय से शक्कर का कारखाना बंद पड़ा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चालू करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन यह शुगर फैक्ट्री अभी तक चालू नहीं हुई है। अब तो सरकार के द्वारा शुगर फैक्ट्री से लगी जमीन की भी बिक्री की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुगर फैक्ट्री की जमीन की नीलामी की जा रही है। वहीं कांग्रेस के जौरा से विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि सरकार मध्य प्रदेश में और भी मिलन को चालू कर रही है, तो कैलारस के शुगर फैक्ट्री को क्यों चालू नहीं कर रही। धरना प्रदर्शन के दौरान किसान अपने घर से आटा और सब्जी का सामान भी लेकर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जो जमीन नीलाम की जा रही है उसकी नीलामी पर रोक लगाई जाए और फैक्ट्री को प्रदेश सरकार चालू कराए। सर्वदलीय नेताओं के साथ ग्रामीणों किसानों के साथ रात भर कड़ाके की सर्दी में आंदोलन स्थल पर ही बैठे रहते हैं। दूर दराज से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि प्रशासन एवं सरकार को हम लगातार पत्र लिखकर नीलामी रोकने की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार ने कहा कि कई किसानों ने इस कारखाने के लिए अपनी जमीनें और पशुधन भी बेच दिए, तब जाकर जिले का एकमात्र बड़ा उद्योग स्थापित हुआ। इससे कैलारस, सबलगढ़, विजयपुर, जौरा तक के किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। लगभग 20,000 किसान परिवार तथा 1500 श्रमिक और कर्मचारियों के परिवार कारखाने से जुड़े। लगातार रोजगार मिला, क्षेत्र का विकास हुआ। एक तरफ से क्षेत्र में विकास की नई धारा प्रभावित हुई, लेकिन सरकार इस धरोहर को बेचने पर आमदा है। माकपा नेता अशोक तिवारी ने कहा कि 1972 में शुरू हुए शुगर मिल में किसानों ने शेयर होल्डर बनकर कारखाने के लिए पूंजी जुटाई। सहकारी समितियों ने भी शेयर खरीदे। इस तरह से पूंजी जुटाकर कारखाने की शुरुआत की गई। भिंड से लेकर श्योपुर कला तक के किसानों ने अंश पूंजी जुटाई है। उनकी सहमति के बिना सरकार कारखाने की जमीन को नहीं बेच सकती। सर्वदलीय लोग वहां धरने पर बैठे और किसान धरने पर बैठे। किसानों की मांग है, लंबे समय से जो मांग चली आ रही है वो ये चली आ रही है, कैसे मुरैना की शान कभी शुगर मिल हुआ करती थी, वो काफी लंबे समय से अरसे से बंद है, वो कैसे चालू हो। और आंदोलन अभी तेज गति इसलिए पकड़ गया कि राज्य शासन ने 54 करोड़ की जो देनदारी है, जो कर्मचारियों की देनदारी है, उसके लिए राज्य शासन ने कुछ भूमि वहां सेल आउट करने के लिए, नीलाम करने के लिए बोली 21 तारीख की तारीख तय की है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए या वो निरस्त हो, 54 करोड़ की देनदारी हम लोगों की मांग है कि 54 करोड़ की देनदारी राज्य सरकार वहन करे। जब 480 करोड़ की देनदारी हुकुमचंद मिल की इंदौर की दे सकते हैं, तो क्या शुगर मिल की 54 करोड़ की देनदारी राज्य सरकार नहीं दे सकती? निश्चित है, चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है और ऐसे ही आंदोलन जारी रखेगा। वहां के जो लोग हैं जो इस आंदोलन को बरसों से चला रहे हैं, महेंद्र मित्रा साहब हैं, गयाराम जी ढाकल साहब हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस आंदोलन को बरसों से चला रहे हैं। उस आंदोलन को गति देने का काम अभी इन दिनों इसलिए हुआ कि कुछ भूमि सरकार वहां की नीलाम करने जा रही है। एक तो नीलामी रुके और कैसे शुगर मिल चालू हो। जब तक शुगर मिल चालू नहीं होगी तब तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहने वाला। कारखाना जहाँ हुआ करता था 2008 के वर्ष में बंद हुआ। लगातार मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक आगे घोषणा करते गए। जब इन्हें वोट लेना था, जब घोषणा कर जाते थे कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। आज शक्कर कारखाना प्रारंभ नहीं हुआ, उसकी जमीन को नीलामी कर रहे हैं ये लोग। अंदर जमीन की नीलामी चल रही है। हम लगातार 4 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पे बैठे हुए थे, लगातार लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमसे बात करना उचित नहीं समझा। हमारे पुरखों ने जिस संपत्ति को खड़ा किया, इनको किसने अधिकार दिया बेचने का? ये यहाँ पे गुपचुप में बोली लगवा रहे हैं, इसकी जमीन को बेच रहे हैं। इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। प्रशासन का क्या प्रस्ताव है? प्रशासन कह रहा है कि हम नीलामी बंद नहीं करेंगे। हमने कह दिया है कि 1 इंच जमीन की नीलामी हम नहीं होने देंगे। इन्हें हमें जेल पहुंचाना जेल पहुंचाएं, हमें गोली मारना है गोली मारे, हमें फांसी पे लटकाए फांसी पे लटकाए, लेकिन किसान नहीं चाहते। जोरा का एक किसान नहीं चाहता कि इसकी
शक्कर कारखाने की जमीन बिके। कुछ भूमाफिया जिन लोगों ने बस स्टैंड अंबा का, पोरसा का, मुरैना का खरीदा, उन लोगों को इस कारखाने की बेशकीमती जमीन पर नजर है और वो लोग नए नए षड्यंत्र रच के जमीन को खरीदना चाहते हैं। हमारा पुरजोर तरीके से आपने देखा, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लगभग 10 से 15 हजार किसान उतर के आए, हजारों ट्रैक्टर आए, माताएं बहनें आई है, आमजन, जोरा किलर्स का आमजन सड़कों पर उतर के आया है। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, सब लोग, बीजेपी को छोड़ के सब लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इन नुमाइंदों के, ये कर्मचारी सरकार के नहीं है, ये कर्मचारी अब बीजेपी के नुमाइंदे हो चुके हैं, ये बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। इन लोगों में हम विधायक हैं, हमें 1 लाख लोगों ने वोट देकर चुना है, लेकिन इन्होंने आज तक 4 दिन से हम धरने बैठे हुए हैं, एक आदमी ने आके बात करना उचित समझा हम लोगों से। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको जो अच्छा लगे वो करें, हम हमारी लड़ाई पूरी ईमानदारी से और सत्य के निष्ठा से लड़ रहे हैं। शक्कर कारखाने को जो बेच रहे हैं, लेकिन उस कारखाने को हम बिकने नहीं देंगे। जो हमारे किसानों का पैसा है उसको सरकार हमारी पूर्ति करे और शक्कर कारखाने को चालू करवाए। शक्कर कारखाने की किसी भी प्रकार की कोई नीलामी वर्तमान में नहीं हो रही है। जो नीलामी आज दिनांक को कैलारस में की जा रही है वो शक्कर कारखाने का फैक्ट्री के अतिरिक्त 3 किलोमीटर दूर स्थित जो कुछ लैंड उनके स्वत्व का है, लगभग 26 हेक्टेयर का, उसमें से भी सिर्फ उतना ही हिस्सा, लगभग 4 बीघा अभी नीलामी की जा रही है, जिससे कि कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान जो माननीय न्यायालयों के ऑर्डर के तहत हम लोगों को किए जाने हैं, वो भुगतान हम लोग कार्रवाई कर सके। और ये पूरी कार्रवाई कोर्ट के सुपरविजन में, चूंकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम लोगों के विरुद्ध चल रही हैं, आरआरसी हम लोगों को एग्जीक्यूट करनी थी, उसी के क्रम में की जा रही है। तो मैं पुनः ये दोहरा रहा हूँ कि शक्कर कारखाना, प्लांट, मशीनरी पूर्णतः अभी सेफ है। उसको नीलाम करने या उसको बेचने की कोई भी जिला प्रशासन या शासन की ऐसी कोई योजना नहीं। बाड़ी उपखंड के वरिष्ठ एडवोकेट रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज छठे दिन भी बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों का कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वहीं दूसरी ओर संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश के सभी जिला बार संघों को अपील भरा लेटर जारी किया गया है, जिसमें विरोध प्रदर्शन में सहयोग करने की अपील की है। दूसरी ओर संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र सिंह परमार ने पुलिस प्रशासन पर मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर गुरुवार की शाम जानलेवा हमला किया गया, जिसको लेकर शुक्रवार को अधिवक्ता के पुत्र हाईकोर्ट वकील सचिन मित्तल द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने आज 6 दिन के बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में वकीलों में आक्रोश के साथ असुरक्षा का माहौल है। दूसरी ओर आंदोलन को लेकर बार एसोसिएशन द्वारा संघर्ष समिति का गठन किया गया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र सिंह परमार ने बताया कि स्थानीय पुलिस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है जिससे ऐसा लगे कि पुलिस प्रशासन मामले में संवेदनशील है। इसी को लेकर वकीलों में आक्रोश है और संघर्ष समिति ने अब तक 20 बार संघ जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर आंदोलन में सहयोग करने की अपील की है। वकीलों द्वारा आज आंदोलन के छठे दिन कोर्ट परिसर में बैठक ली गई। इसके बाद रैली निकालते हुए जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री को नाम ज्ञापन सौंपा। जारी है और जब तक हमारे वकील साहब का जो उनके साथ में जो घात हुआ है, उनके जो मुलजिमान हैं, उनको जब तक पकड़ लेके नहीं आ जाते हैं, गिरफ्तारियाँ नहीं दिखा दी जाती हैं, हमारा संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहेगा। पूरे धौलपुर ज़िले की बारें हैं, जैसे हमारी धौलपुर की बार है, प्रिंस उंटावाल जी हैं, उन्होंने उसी दिन से, जैसे कि उनकी धौलपुर की बार का वो हुआ हो, किसी वकील के साथ में हुआ हो, उस तरह से वो हमें कंधे से कंधा मिला करके सहयोग दे रहे हैं। रायखेड़ा बार से तुम्हारे राजकुमार शर्मा जी हैं, वो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। बसेड़ी बार से तुम्हारे सुखराम परमार जी हैं, वो हमें पूरे तन मन और धन से सहयोग दे रहे हैं। हर समय वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी भविष्य में हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे, जब भी हमारे पास कोई संकट की घड़ी आए वो हमें सहयोग प्रदान करें। अगर उनके, भगवान न करे, उनके साथ भी अगर कोई ऐसा समय आएगा तो हम तन मन धन से बाड़ी बार उनके लिए समर्पित रहेगी। का अध्यक्ष जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल एडवोकेट के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है,
उसके एवज में हमने संघर्ष समिति का गठन किया है। आज हमने करीब 20 जिलों की बार एसोसिएशन के अध्यक्षों से संपर्क किया है और उनके व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पीड़ा जो हमने ज्ञापन के तौर पर उन्हें प्रेषित करी है और उन्होंने जैसे टोंक, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, बैर, बयाना, डीग तमाम बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने हमें आश्वासन दिया है कि इस संघर्ष में हम आपका साथ देंगे और अपने यहाँ पे भी हम न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे और आगे भी हमारे सभी भाइयों के सहयोग से ये संघर्ष हमारा सही गति में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। मैं सभी अधिवक्तागणों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे यहाँ 6 दिन हो गए आपको आज संघर्ष करते हुए लगभग, और 6 दिन से कोई अभी तक प्रशासन या पुलिस से कोई व्यक्ति आया आपके पास? हमारे बार एसोसिएशन का कल भगवान सिंह जी के नेतृत्व में डेलीगेशन मिलने गया था सीओ साहब से बाड़ी से और वहाँ उन्होंने बताया कि कुछ गिरफ्तारी संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। आपसे कोई यहाँ मिलने आया क्या? नहीं, यहाँ अभी तक हमारे यहाँ कोई मिलने नहीं आया। हमारा डेलीगेशन जरूर गया था और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 2-1 दिन में हम मुलजिमों का आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर लेंगे। आप एक न्याय के लिए लड़ते हो और वो भी कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही है। जिस दिन आम नागरिक व्यापारिक मंडल के सहयोग से जो जुलूस निकाला गया था, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर जी ने बताया था कि ये प्रहार रामनिवास जी मित्तल के ऊपर नहीं है, न्याय व्यवस्था पे प्रहार है। ये बिल्कुल सही व्यवस्था है और इसीलिए हम तब तक संघर्ष करेंगे तब तक अपराधियों के खिलाफ कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। कानून व्यवस्था के बारे में आप? कानूनी व्यवस्था बिल्कुल लचर है। अगर पुलिस चाहती तो 1-2 दिन में रिजल्ट भी हमारे सामने आपका मतलब ये है पुलिस अभी नहीं चाह रही है? पुलिस चाह रही है, जानबूझ के इग्नोर कर रही है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश उनकी भी जारी है। और जैसा कि 6 दिन हो गए आपको स्ट्राइक करते हुए, सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस ने 6 दिन से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने हमें 1-2 दिन का समय और दिया है, जैसे कि भगवान सिंह जी अभी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। कल डेलीगेशन जो हमारा गया था उसमें सीओ साहब ने हमें क्या आश्वासन दिया। बाद बाकी पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपने आंदोलन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज 5 से 6 दिन हो गए लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कल हमने एक संघर्ष समिति बनाई थी। आज संघर्ष समिति ने कई बार एसोसिएशन से मदद भी मांगी है। तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को हमने पत्र लिखा है और उनका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स आया है और हो सकता है कि कल से राजस्थान में कार्य बहिष्कार हो। तकरीबन 20 बार एसोसिएशन कार्य बहिष्कार करेंगी और पुलिस का जो रवैया रहा है इस केस में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 दिन से आप ये पता नहीं लगा पा रहे कि मुलजिमान कौन है। मैं बस यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसका मंगलवार को आंगई थाना पुलिस ने बाड़ी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। पहली दुर्घटना आंगई थाना क्षेत्र के करौली धौलपुर NH 11B पर जोरगढ़ी हनुमान मंदिर के पास हुई, जिसमें 26 वर्षीय मुकेश पुत्र राम सिंह कुशवाहा निवासी तबेला गुम्मट घायल हो गया, जिसे लोगों ने आंगई अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन घायल मुकेश को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना चलाचौंद के पास हुई, जिसमें टेम्पो चालक द्वारा अचानक सामने से वाहन आ जाने के कारण ब्रेक लगा दिए और टेम्पो पलट गया। टेम्पो में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक सवारियां चोटिल हो गईं, जिसमें से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर घायल। महिला पुरुष को हाईवे की एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी के सरकारी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ सवारियों को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान 45 वर्षीय घायल राजेंद्र पुत्र फोदलिया जाटव निवासी झिन्नाकापुरा की मौत हो गई। आंगई थाना पुलिस ने दोनों के शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आंगई इलाके में 2 घटनाएं हुई थी। कब? एक कल शाम को। तो एक घटना मोटरसाइकिल से हुई थी जोरगढ़ी के पास, जिसमें मुकेश सनोब राम सिंह जाति कुशवाहा उम्र 26 साल और गुम्मट मोहल्ले का तलेगढ़ था बाड़ी का। वो दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा के घर वालों सौंप दिया और आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना एक टेम्पू में हुई थी, जिसमें कुछ सवारी चोटें आईं और एक राजेंद्र सनोब फोदलिया जाति जाटव उम्र 45 साल निवासी झिन्ना, वो
दौरान इलाज भी वो भी ख़त्म हो गए, तो उनका भी पोस्टमार्टम करा के घर वालों को सौंप दिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता ने धौलपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति के पूर्व सरपंच रामदीन कुशवाहा को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कुशवाहा पर सरपंच के कार्यकाल के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का आरोप था, जिसमें सीसी खरंजा, इंटरलॉकिंग खरंजा, पत्थर खरंजा और स्ट्रीट लाइट के निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं हुई थी। मामले की जांच नवंबर 2017 में हुई थी। जांच में कुल 7,49,200 रुपये की अनियमितताएं पाई गई। कुशवाहा ने इस राशि का 50% यानी 3,74,600 रुपये 27 जुलाई 2024 को पंचायत समिति कार्यालय में जमा करा दिए। राशि जमा कराने से यह स्पष्ट हो गया कि वे लगाए गए आरोपों से सहमत थे। कुशवाहा को पंचायती राज अधिनियम के तहत दोषी मान पाते हुए यह कार्रवाई की गई। धौलपुर जिला राजपूत सभा सदस्यों ने आगामी 25 जनवरी को जिला राजपूत छात्रावास भवन में क्षत्रिय वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर सभी को कार्यक्रम की जानकारी दी और कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए आमंत्रित किया। भागीरथ सिंह सिकरवार ने बताया कि आगामी 25 जनवरी को राजपूत छात्रावास पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, जिसमें समाज के गणमान्य पधारेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज के सभी सदस्य जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधान मोनू जादौन, युवा अध्यक्ष हमीर सिंह, राजा भैया, बंटी परमार आदि ने सभी अपनी अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार और कार्यक्रम की रूपरेखा की पूरी देखरेख करते हुए जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। गढ़ी जाफर, बिनतीपुरा, खूबीपुरा, कैलाशपुरा, आनंदपुरा, आनंदापुरा, चौधरीपुरा गांव में जाकर सभी से संपर्क कर कार्यक्रम की जानकारी दी और सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधारने के लिए आमंत्रित किया गया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव अमरपुरा में नीम के पेड़ से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नीम के पेड़ से दूध निकलता गांव के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। गांव के बुजुर्ग बाबू सिंह बताते हैं कि इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। इस मामले को लेकर गांव में अनेक तरह की चर्चा हैं। कोई इसे किसी देवी का प्रकोप बताता है, तो कोई इसे पेड़ का रोना बता रहा है, तो कोई इसे गांव में आने वाली कोई आपदा का संकेत बता रहा है। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। गाँव है अमरपुरा, इसमें जो पेड़ का जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। इसको लेकर गाँव में बहुत तरह तरह की चर्चाएँ शुरू हैं। कोई इसे ताकत आपदा बताता है, कोई इसे बीमारी बताता है, कोई इसे पेड़ का या रूप न बताता है, देवी देवताओं की खोर बताता है इसको। तो इसको जो लेकर चर्चाएं हैं, इसको सुनकर गांव वाले जो पड़ोसी गांव वाले हैं वो भी देखने आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये निकल रहा है यहाँ से ये पानी, इसकी जो गंध है वो बहुत बुरी है। तो इसको लेकर गांव में एक ही डर भय बना हुआ है कि ये ताकत आपदा या गाँव में आने वाली कोई भारी जो समस्या संकट है उसका संकेत दे रहा है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष लक्ष्य मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर के असेसरों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रसूताओं को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय असेसर डॉक्टर प्रतीक्षा चौधरी और प्रतिमा डाका द्वारा कुल 300 चेक पोस्ट पर मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन में प्रसव कक्ष की सुविधाओं, सेवाओं और गुणवत्ता की जांच की गई। CMHO डॉक्टर धर्मसिंह मीणा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी का प्रसव कक्ष को लक्ष्य गाइडलाइन के अनुसार सभी मानकों के आधार पर तैयार कराया गया, जिसके लिए उन्होंने बसेड़ी टीम और UNFPA प्रतिनिधि रिपुजन कुमार के विशेष सहयोग रहा। जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा संस्थान और मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुआ तो संस्थान को भारत सरकार की ओर से आगामी 3 साल तक 2 लाख की राशि दी जाएगी और साथ ही लक्ष्य प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जिससे CSC बसेड़ी के प्रसव कक्ष में प्रसूताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी, जिससे मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। बसेड़ी क्षेत्र के गांव बरी में पार्वती नदी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव सोमवार शाम को तैरता मिला है। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर CHC बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस शव की पहचान के प्रयास कर रही है। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड की डोमई ग्राम पंचायत से अलग होकर नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ददरौनी राजस्व गांव को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि डोमई ग्राम पंचायत में 10 गांव डोमई, गढ़ी, नारायणपुरा, कोटा, कंचनपुरा, ददरौनी, शीतलपुरा, बसंतपुरा, मलपुरा और गिरौनिया शामिल हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इन गांवों की कुल जनसंख्या 7,230 है। ये सभी गांव लगभग 20-25 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं, जिनके कारण ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायत पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के तहत ग्रामीणों ने ददरौनी को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत में ददरौनी, शीतलपुरा, गिरौनिया, मलपुरा और बसंतपुरा को शामिल किया जाएगा। इन 5 गांवों की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3540 है और ये सभी गांव मात्र 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नई पंचायत बनने से प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी और ग्रामीणों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। मेरा नाम उत्तम है और हम डोमई पंचायत से आए हैं। डोमई पंचायत हमारी 20 से 25 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें 10 गांव सम्मिलित हैं और जनसंख्या लगभग 7,000 के आसपास है। तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी ददरौनी को नवीन पंचायत बनाया जाए, जिससे कम जनसंख्या रह जाए और सरकार की जो कल्याणकारी योजना हैं वो गरीब लोगों तक पहुंच सकें। इसीलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि टीकाराम मीणा निवेदन करता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत डोमई बहुत बड़ा विस्तार है, 25 से 30 किलोमीटर की एरिया में फैली हुई है। तो मेरे ग्रामवासियों की सबकी इच्छा ये है कि हमारी पंचायत से 1 से 2 बनाई जाए और जनता को अच्छा माहौल मिल सके, उनका काम हो सके, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं आए। तो दूसरे नंबर पे मेरी ग्राम पंचायत ददरौनी की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है, जनरल की है, उसमें सभी बिरादरियाँ रहती हैं, बीच का बिंदु भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत डोमई की जगह दूसरी ग्राम पंचायत इसमें से काट करके ददरौनी बनाई जाए। हमारे पूरे पंचायत के ग्रामवासी इसमें सहमत हैं और हम भी सहमत हैं। मैं सरपंच प्रतिनिधि इसको निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है, बहुत लंबा विस्तार है, इसको एक ग्राम पंचायत को बनाने की कृपा करें। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव परौआ में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ASI प्रहलाद सिंह ने बताया कि कोलारी थाना इलाके के परौआ गांव के रहने वाले 44 वर्षीय महेश ठाकुर पुत्र डिप्टी ने घर पर खुदकुशी कर ली। मंगलवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद सबका पोस्टमार्टम करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदूदूत आमजन से अपील करता है कि जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए खुदकुशी करने जैसे कदम कभी नहीं उठाएं। यदि मानसिक अवसाद से ग्रस्त और नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं और अपने कीमती जीवन को बचा सकते हैं। परिजन भी ऐसे लोगों को साथ बनाए रखें और उनकी मदद करते रहें। महेश सिंह पुत्र डिप्टी सिंह जाति ठाकुर निवासी परौआ, जिसने स्वयं फांसी लगाकर परिजनों ने बताया आत्महत्या कर ली और उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शीघ्र ही लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। धौलपुर में कास्त समाज द्वारा श्री चित्रगुप्त मंदिर पर नववर्ष मिलन समारोह और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम अलका श्रीवास्तव, गौरव सक्सेना और उपस्थित चित्रांश बंधुओं ने मंदिर में भगवान का दर्शन पूजन कर माला प्रसाद अर्पित कर व सामूहिक आरती कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।
समारोह में समाज के वृद्ध गणमान्य परिजनों ने गौरव सक्सेना पुत्र गणेश चंद सक्सेना परिवहन निरीक्षक द्वारा पदभार ग्रहण करने अलका श्रीवास्तव उप पंजीयन एवं मुद्राक विभाग की और कार्यवाहक तहसीलदार धौलपुर के पद पर पदस्थ अधिकारियों का कास्ट समाज धौलपुर ने दोनों चित्रांश बंधुओं का माला साफा और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कास्ट बंधुओं ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।